नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ सीरीज का पार्ट नंबर 13 करेंगे। इससे पहले हम 12 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं देंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा हर एक क्वेश्चन आने से बाद। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखेगा, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा कीजिए। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या है पहला सवाल? यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूं तो मुझे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। यहाँ पर मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ, यानी उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, उसका विक्रय मूल्य है, तो मुझे 19% का लाभ होता है। अगर हम वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर लाते, 119 में बेच देते, तो क्या मुझे 19% का यहाँ पे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आपका 100 क्या है, 119 क्या है? 100 आपको यहाँ पे क्रय मूल्य को दिखाएगा, कॉस्ट प्राइस को दिखाएगा, जबकि 119 आपका सेलिंग प्राइस को दिखाएगा, विक्रय मूल्य को दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 119 रेशियो का वैल्यू 595 दिया हुआ है, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो इसको हम क्या करेंगे, 119 रेशियो के बराबर 595 कर देंगे। 119 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 595 आ जाए, या फिर 595 को 119 से भाग करें, कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका 500 हो जाएगा। यानी वस्तु को 500 में खरीद के लाए, यही तो सीपी है, क्रय मूल्य है, और उस वस्तु को 595 में बेच दिए, तो आपको 19% का लाभ हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूँ, 500 में खरीद कर लाए और 475 रुपये में अगर इसी वस्तु को बेच दीजिएगा, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा, ये बताइए। 500 में खरीद कर लाए, 475 में बेच दिए, तो आपको 25 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, कहाँ से कहने का मतलब है, उसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जितना में खरीद के लाइएगा वहीं से तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो बटे 500 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, यही आपका हानि प्रतिशत मिल जाएगा। 100 से 500 5 बार में कटेगा, और 5 से 25 5 बार में, टोटल मिला के आपका 5% का लॉस मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 5% लाभ है, तो आसानी से देख के मारिएगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और चीनी का अनुपात 4:3 है, और दूसरे मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और चीनी का अनुपात कितना होगा आपको बताना है। 2 मिश्रण है, किसका? पानी और चीनी का, तभी तो शरबत बनेंगे। ठीक है, वाटर है और शुगर है, 2 आपका मिश्रण है। पहला मिक्सचर कौन सा है और दूसरा मिक्सचर कौन सा है? पहला मिक्सचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4 अनुपात में वाटर है, तो 3 अनुपात में चीनी है। ठीक है, दूसरा मिश्रण में 3:2 में है, यानी 3 अनुपात में वाटर है, तो 2 अनुपात में शुगर है। ठीक है, आप यहां से देखो, पहला मिक्सचर में 4 रेशियो में वाटर है, 3 रेशियो में शुगर है, दोनों को जोड़ के 7 रेशियो में पहला मिक्सचर बन रहा है। दूसरा मिक्सचर देखिए 3:2, दोनों को जोड़िएगा तो 5 रेशियो में बन रहा है। आपको दोनों मिक्सचर को 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। तो पहले आप दोनों मिक्सचर को पहले बराबर कीजिएगा,
तभी तो 1:2 के बराबर कीजिएगा ना जी। तो पहले दोनों को बराबर कीजिए। यहाँ पे 7 रेशियो में है, यहाँ पे 5 रेशियो में है। तो दोनों को बराबर करने के लिए एक जगह पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 35, यहाँ पे 35। अगर यहाँ पे 35 आ गया तो यहाँ भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तभी तो 5 चौका 20 आएगा और 5 तिया 15 आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 20 और 15 35 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब मेरा मिश्रण फर्स्ट और मिश्रण सेकेंड दोनों 35-35 हो गए, यानी मिश्रण अब बराबर हो चुका है। अब इसको 1:2 के अनुपात में करना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आपका मिक्सचर 1:2 के अनुपात में हो गया कि नहीं? हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका 5 और यहाँ से 14 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो ज़्यादा है। 35 पहले से था, 35 यहाँ भी कर दिए, दोनों बराबर हो गए। 1:2 में भी कर दिए इसको हम। यहाँ से 5, यहाँ से 14 मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 दूना 14 यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर से 7 दूना 14 यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए। अब बस दोनों को जोड़ दीजिए, मिश्रण फर्स्ट और मिश्रण सेकेंड को। कितना आएगा पानी का? 5 चौका 20 और 14 तिया 42। 42 और 20 कितना आएगा? 62 आएगा। शुगर का कितना आ रहा है? 5 तिया 15 और 14 दूना 28। 28 और 15 कितना आएगा? 28 15 38 और 5 43 आएगा। यानी आपका वाटर 62 रेशियो में होगा और चीनी आपका 43 रेशियो में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 43-62 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? मिश्रण में पानी और चीनी का अनुपात पूछा है, न कि चीनी और पानी का पूछा है। ठीक है, तो पानी का 62 होगा और चीनी का 43 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सी में मत मार के आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। दो संख्याओं का बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है आपको बताना है। दो संख्या है 5:9 के रेशियो में। ठीक है, 5:9 के रेशियो में दो संख्या है। दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। 6 जोड़ दीजिए दोनों संख्या में। हम जैसे कर रहे हैं बस वैसे ही कीजिए। ठीक है, इनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। ये आपका मूल संख्या है, यही आपका मूल संख्या है। इसमें 6 जोड़ दिए दोनों में तो आपका संख्या कितना हो जाता है? कितना रेशियो में? 2:3 के रेशियो में हो जाता है। तो आपको मूल संख्या निकालना है, यानी 5 और 9 वाला जो रेशियो है वो निकालना है। क्या करेंगे यहाँ से हम? बस 3 को उठाइए 5 से गुना कीजिए, 2 को उठाइए 9 से गुना कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। आपको प्लस माइनस का सोचना नहीं है। ये 15 आएगा, 5 दिया 15 होगा, ये 2 गुना 9 18 आएगा। 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब क्या करना है? इस 3 को 6 से गुना कीजिए, इस 2 को 6 से गुना कीजिए। 18 आएगा और ये 12 आएगा। 18 में से 12 को घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। आपसे मूल संख्या पूछा है, एक रेशियो का वैल्यू 2, तो 5 रेशियो का वैल्यू 10 मिलेगा और 9 रेशियो का वैल्यू 18 मिलेगा। यानी कितना मूल संख्या होगा? यही तो आपका मूल संख्या था। यानी 10 और 18 आपका मूल संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको x मानते तब पर भी बनता। दो संख्याओं का अनुपात दिया 5:9, तो पहला संख्या को 5x ले लीजिए, दूसरा संख्या को 9x ले लीजिए। दोनों में 6 जोड़ दीजिए, ऊपर भी 6 जोड़ दीजिए और नीचे में भी 6 जोड़ दीजिए। दोनों का अनुपात क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते, यहाँ से x का वैल्यू निकलता। x का वैल्यू जो भी निकलता तो आपको कौन सा संख्या माने थे? 5x माने थे और 9x माने थे। इस दोनों में पुट कर देते, आपको दोनों संख्या मिल जाता। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे।
ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया है तो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऐसा ही नियम सीख लीजिए, बहुत जल्द क्वेश्चन आपको बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 84, 98 और 105 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं क्या निकालना है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब जब भी संख्याओं का हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन, यानी जब भी गुणनखंड करेंगे तो सबसे ज्यादा बार जो कॉमन होगा वही संख्या आपको निकालना है। समझ गए? उसी को हम बोलते हैं महत्तम या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका गुणनखंड निकालिए। आपको दो मेथड बताएंगे इसका निकालने का महत्तम समापवर्तक। पहला मेथड से सीख लीजिए, पहले इसका गुणनखंड कीजिए। 84 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, तो 2 बार में 42 आएगा, 2 बार में काटेंगे तो 21 बचेगा, फिर इसको हम 3 बार में काटेंगे तो 7 बचेगा, 7 से 1 बचेगा। अब 98 का देख लेते हैं। 98 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 49 बचेगा, 49 7 से 7 बार में जाएगा, 7 से 7 1 बार में चला जाएगा। 105 का कर लीजिए, 105 का कर लीजिए तो ये आपका अगर हम काटते हैं 3 बार में तो 35 बचेगा। 35 दिया 105 होता है। ठीक है, 7 से 5 बार में कटेगा, 5 से 1 बार में कटेगा। आप तीनों में देख लो, 2 3 7, 2 7 7, 3 7 5, तीनों में कौन सा टर्म कॉमन है और जो कि सबसे ज्यादा बार आया है तीनों में? तो आप बोलोगे इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा संख्या एक ही है। कौन सा संख्या है? वो संख्या आपका 7 है। 7 देखिए, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, वो संख्या आपका 7 होगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि कैसे इसका गुणनखंड करते हैं, कैसे इसका फैक्टर करते हैं। हम फैक्टर करने पर जो सबसे ज्यादा बार कॉमन आएगा वही आपका आंसर होगा, इसीलिए इसको हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड क्या है? ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, 7 इसका आंसर आ गया। इसका सेकेंड मेथड है, इसको हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट। 84, 98 और 105 क्या कीजिए, दोनों को घटाइए। ये दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 84 और 98 में कितना का डिफरेंस है? आप बोलोगे 14 का डिफरेंस है। 98 और 105 में कितना का डिफरेंस है? आप बोलोगे 7 का डिफरेंस है। बस इस दोनों में डिफरेंस खोज लीजिए, 7 और 14 में 7 का डिफरेंस, तो बस 7 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। दिया हुआ है कि किसी निश्चित राशि पे 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज पर दोनों का बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 180 रुपए का दिया हुआ है। तो निश्चित राशि बताना है, यानी मूलधन बताना है, आपको प्रिंसिपल बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। समझ रहे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? 2 वर्ष का आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको 2 साल का दिया हुआ है, और रेट आपको कितना दिया हुआ है, यानी दर कितना दिया हुआ है? 15% का दिया हुआ है, और आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। अगर हम इसको साधारण ब्याज पर निकालते हैं, साधारण ब्याज पे, तो पहले साल का 15% और दूसरे साल का 15%, कितना हो जाता है? दोनों के दोनों आपका 30% इसका हो जाते दर 2 साल के बाद का। वहीं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालते, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का निकालते, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 30% नहीं मिलता। जो ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, उसी को तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यहाँ पे आपको 32.25% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर नहीं होगा, यानी इसका
चक्रवृद्धि ब्याज 32.25 आएगा, जबकि साधारण ब्याज इसका 30% आएगा। दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? 2.25% है। और ये 32.25% क्यों आया है? कोई बता सकता है क्या कि क्यों आया है? आपको एक फार्मूला बताए थे, कौन सा? सक्सेसिव फार्मूला। सक्सेसिव फार्मूला आपको बताए थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, XY अपॉन 100 इसमें रख दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। x की जगह 15 पुट कीजिए, y की जगह 15 पुट कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए तो आपको 32.25% आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको हम यहीं से सवाल को समझा दें तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बीच का डिफरेंस दे तो आपको बस इतना ही देखना है, XY/100। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर x का वैल्यू 15 मान लें, y का वैल्यू 15 मान लें तो दोनों को तो जोड़ ही तो रहे हैं 30 लाने के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई है प्लस XY अपॉन 100 है। अगर दोनों को हम घटाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाते हैं तो x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। केवल क्या बचेगा? केवल XY अपॉन 100 बचेगा। समझ में आया? देखिए आपको हम करके दिखाते हैं, नहीं समझ में आया तो आपको हम बताए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने का कौन सा है? XY प्लस XY/100 यही फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सक्सेसिव से। जबकि साधारण ब्याज निकालने का क्या है? दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे 15 यहाँ पुट कीजिए, 15 यहाँ पुट कीजिए, दोनों आपका 30% आ जाएगा। अगर आपको हम दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बोल दें, दोनों का अंतर निकालने के लिए बोल दें, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस XY/100 ये तो आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से साधारण ब्याज घटा दीजिए, x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई, ये दोनों आपका चला जाएगा तो दोनों का डिफरेंस क्या बचा? XY अपॉन 100 यही तो बचा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या बचा? XY/100, बस इतना ही बचा। तो जब भी आपको डिफरेंस देना दोनों के बीच, बस इतना ही आपको याद रखना है कि XY अपॉन 100 होगा। यानी XY का वैल्यू पुट कीजिए, 15 और 15 पुट कीजिए तो 15 गुना 15 कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको? 225 मिलेगा। 225 को 100 से भाग कर दीजिए तो आपको 2.25% आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। समझ गए? यही डिफरेंस आपको 180 के बराबर है। यही ना डिफरेंस है दोनों का जी। तो 2.25% के बराबर 180 है। तो आपको राशि पूछा है, यानी 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे बच्चा? ठीक है, चलिए आसानी से सवाल को हम कर लेते हैं। अब इसी सवाल को हम कैसे सोचेंगे? दोनों का साधारण ब्याज हम लेते हैं तो 30% होगा, और दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो 32.25 आएगा। दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है तो 32 में से 30 घटा देंगे तो 2.25% बराबर 180 दिया हुआ है। तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 180 बटे 2.25 गुना 100 कर दीजिए। यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में 100 जाके और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 225 को हम 25 से 9 बार में काट सकते हैं, 25 को 100 4 बार में काटेगा। ये 9 180 20 बार में कटेगा तो 20 चौका 80 और 80 पे 2 जीरो, यानी टोटल मिला के 8000 सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इतना करने का हमको कोई ज़रूरत नहीं था पीछे का,
अगर आपको डिफरेंस पता है कि दोनों को घटाने पे कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट दोनों को घटाने पे क्या बचता है, आपका XY/100 बचता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं करना है आपको। ठीक है, XY जगह पे 15 गुना 15 कीजिए बटे 100 कीजिए, वही आपको डिफरेंस आसानी से मिल जाएगा। और इसी को बराबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसी को पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा दोनों का अंतर का। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। दो संख्याओं का मसा यानी HCF कितना दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 दिया हुआ है, जबकि लसा उसका LCM कितना दिया हुआ है, 330 दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरा संख्या क्या होगा आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देना तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा, HCF यानी मसा गुना LCM यानी लसा बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, उसका HCF गुना LCM होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, आपको बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ, HCF 11 दिया हुआ है, LCM कितना है 330 दिया हुआ है। आपको पहला संख्या मालूम है 55, तो आप दूसरा संख्या यहाँ से निकाल लीजिए। 11 से 55 5 बार में कटेगा, और 5 से 330 6 बार में जाएगा, 30 बचा 6 बार में चला जाएगा, यानी जो आपका सेकेंड नंबर है वो आपका 66 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।